हेलो फ्रेंड्स। तो गाइज आज की वीडियो का टॉपिक होगा ITR-7। तो ITR-7 में हमें कैसे कैसे स्टेप वाइज हमें रिटर्न बनाने से पहले हमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है वो इस वीडियो में बताया जाएगा। और अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियोस को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं और हम नहीं देख पाते। तो गाइज अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियोस को एक एक स्टेप करके ध्यान से देखें। तो मैं आपको डेस्कटॉप पर लेकर चलता हूँ जहाँ आपको मैं ये सिखाऊंगा कि प्री फिल ITR कैसे फिल करें जिससे हमारा बहुत सारा टाइम सेव होगा। हमारे जैसे कंपनीज के जो भी डेटा है, पर्सनल कंपनीज का जो एड्रेस, पैन नंबर और बहुत सारी डिटेल्स है जो पुराने वाले रिटर्न से बाय डिफॉल्ट उठकर आ जाएगी। आपको थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका। और अगर आपकी फर्स्ट रिटर्न है तो प्री फिल की जरूरत नहीं है सच, राइट। तो चलिए चलते हैं हम डेस्कटॉप पे। ओके, तो गाइस सबसे पहले आपने इनकम टैक्स की साइट पर आना है। साइट पे आने के बाद आपको सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि ये जो फाइल है ये कैसे डाउनलोड करनी है, राइट। अभी मैं एक्सेल की फाइल से ITR-7 फिल करना दिखाऊंगा आपको, बट वो कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनकम टैक्स की साइट पर आना, आपने डाउनलोड पर जाना है। जैसे आप डाउनलोड पर जाएंगे यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा जिसमें आपने ये ITR-7 पर क्लिक करना और ये वाली एक्सेल यूटिलिटी ये डाउनलोड करने है। ये जो यूटिलिटी है ये आपकी सेम एज इट इज विदाउट लॉगिन के थ्रू हो सकती है, बट ये सेम प्रोसेस यही होगा कि इनकम टैक्स पे जो भी डेटा होता है वैसे सेम एज इट इज दिखाएगा ये यूटिलिटी। तो अभी मैंने ये डाउनलोड कर लिया है। आपने डाउनलोड करना और उसे अनजिप करोगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। अब मैं इसे ओपन करता हूँ, राइट। जैसे ही मैंने इसे ओपन किया, ये ओपन हो गया, राइट। अब यहाँ पे ये सारी डिटेल्स है, एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये सारी डिटेल्स है, आप एक एक करके चेक कर सकते हैं क्या क्या शेड्यूल आ रहा है। ओके, उसके बाद आप सबसे पहले PI में आएंगे। यहाँ पे आप देख पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, बट आप इसे प्री फिल के अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हैं। इम्पोर्ट प्री फिल, जनरेट JSON, ये दोनों ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको। जब आप पूरी फिल कर लोगे तब आप जनरेट JSON करोगे और ऑनलाइन जाकर इसे फाइल कर लोगे। अब इंपोर्ट प्री फिल का मतलब क्या है कि आपके पास प्री फिल का एक फॉर्मेट होना चाहिए जिससे आपके पिछले साल की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ प्री फिल कैसे हम डाउनलोड करेंगे। इनकम टैक्स की साइट पर आ गए हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद ई फाइल पर आना है। ई फाइल पे आने के बाद हमें डाउनलोड प्रीफिल डेटा करना है। जैसे आप प्रीफिल डेटा क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगा ये, और यहाँ से हमने 22-23 पे क्लिक करना है जो हम करंट पे कर रहे हैं और इसे डाउनलोड कर लेना है, राइट। मैंने इसे डाउनलोड कर लिया और ये डाउनलोड हो गया। ओके, अब हम आते हैं वापस एक्सेल वाली फाइल पे। यहाँ से हमने इसे इम्पोर्ट किया, राइट। कुछ पॉपअप दिखाएगा आपको। इंपोर्ट करने के बाद आपने डाउनलोड में जाना है। डाउनलोड में आपको ये दिख जाएगा जो आपने डाउनलोड किया था और इसे ओके कर देना है। जैसे आप इसे ओके करोगे आप देखोगे एक एक करके सारा डेटा फिल हो जाएगा। पैन नंबर, ये सारी डिटेल्स आपकी फिल हो गई। देखो हर पेजेस पे ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आपका एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर टाइम बच जाएगा। इसके बाद आप आगे का स्टेप कर सकते हैं। तो ये रहा प्रीफिल तक का कि आप इंपोर्ट प्रीफिल कैसे कर सकते हैं और आप अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं ITR में, राइट। तो गाइस अभी तक मैंने आपको इस फॉर्म में प्रीफिल करना सिखाया था कि हमें ITR-7 में हम प्रीफिल डेटा कैसे कर सकते हैं और अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। अब हम प्रीफिल करने के बाद हम आगे स्टेप चलेंगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा कौन कौन से शेड्यूल में आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है, राइट। तो उसके लिए कुछ ऑलरेडी हमें रिक्वायरमेंट होगी इस फॉर्म को फिल करने से। आई मीन ITR-7 को फिल करने से पहले हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स है, तो वो मैं आपको बता दूं जिससे आपका टाइम और भी सेव हो सकता है। तो उसके लिए आप नोट कर सकते हैं बैलेंस शीट, P&L और जितने भी आपके मेंबर्स हैं या फिर डायरेक्टर्स हैं उनका नेम, एड्रेस, पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर और जितनी भी उनकी शेयर होल्डिंग है अगर वो सेक्शन 8 कंपनी में है तो। ओके, तो इसके साथ साथ आपको जो भी आपकी सोसाइटी, NGO, सेक्शन 8 कंपनी है उसकी बैंक स्टेटमेंट, जब बैंक की डिटेल्स चाहिए जैसे बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, राइट, दैट्स इट। तो ये सारी डिटेल्स आपके पास अगर पहले से है तो आप रिटर्न बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी भर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपके पास ये डिटेल्स आ चुकी है तो अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं और इसे फिल करना सिखाते हैं कैसे फिल करेंगे। ओके,
अभी आपने लास्ट टाइम देखा कि जो भी हमने प्रीफिल किया उससे क्या क्या डेटा हमारा आ चुका है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से हमें आगे करना है हमें। तो यहाँ पे आते हैं हम, वेदर एनी प्रोजेक्ट, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, आपने जो भी एनजीओ में वर्क करा होगा तो वो एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्क किया होगा, तो उस प्रोजेक्ट की डिटेल आपको डालनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ द प्रोजेक्ट डालना है यहाँ पे, और नेचर में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट सारी दिख रही है, इसमें से कोई भी एक लेना है। जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो एक नेचर में आता होगा, इस एक्टिविटी में वो सिलेक्ट करना है, एंड देन यहाँ से क्लासिफिकेशन, राइट। ओके, तो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने येस कर दिया और यहाँ डाल दिया मैंने स्कूल प्रोजेक्ट। ओके, अब स्कूल प्रोजेक्ट आपका चैरिटेबल एंड रिलीजियस, एंड यहाँ पे आप इसे एजुकेशन में डाल सकते हैं। एंड लाइक विमेन एम्पावरमेंट, मैं कुछ जो मोस्ट प्रॉब्ली लोग काम करते हैं जिस प्रोजेक्ट पे, वो मैं डाल के दिखा देता हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली ये सारे ही चैरिटेबल एंड रिलीजियस होंगे, क्योंकि जो भी आपको ATG एंड 12 में मिला होगा वो चैरिटेबल एंड रिलीजियस के ही बेस पर मिला होगा, जो नॉर्मली सोसाइटी में होते हैं, राइट। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अलग हैं, इलेक्ट्रल, ट्रस्ट, पॉलिटिकल, ट्रेड यूनियन, प्रोफेशनल एंड रिसर्च, तो ये सारे डिफरेंट हैं। अभी हम चैरिटेबल एंड रिलीजियस पे ही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने चैरिटेबल एंड विमेन एम्पावरमेंट में भी आप एजुकेशन डाल सकते हैं, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट लाइक आप विमेन का एम्पावर कर रहे हो तो उसके लिए आप एजुकेशन उन्हें दे रहे हो, राइट। तो आप उसे एजुकेशन हेड में डाल सकते हैं, राइट। अब किसी को आपने मेडिकल प्रोजेक्ट या मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट फॉर्म प्रोजेक्ट, इसको भी आपने सेम वही प्रोसेस है, चैरिटेबल एंड रिलीजियस। यहाँ पे आपका प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि मेडिकल है तो वो मेडिकल रिलीफ में आएगा, राइट। यहाँ पे आपने कुछ ऐड करना है तो सिंगल ऐड करना है तो सिंगल, अगर भाई डबल करना है तो ओके डबल, ये 2 हो गया। सपोज आपने यहाँ से मैं प्रोजेक्ट देखता हूँ और उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग मैं बना देता हूँ आपका, राइट। यहाँ से ये है आपका एनवायरमेंट, तो आपने यहाँ पे मान लो आपने कोई एनवायरमेंट के लिए, सपोज आपने कोई एनवायरमेंट अवेयरनेस करी है या फिर कोई प्लांटेशन करी है, तो उसके लिए आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, तो वो किस में जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपका प्लांटेशन प्रोजेक्ट, ये आएगा सेम वही चैरिटेबल एंड रिलीजियस, और यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट, राइट। तो ऐसे करके ये सारी चीजें आ जाएंगी। एक और मैं डाल देता हूँ अगेन, क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ेगा, सेम वही चीज मैं डाल देता हूँ। लाइक चलो मैं रिलीफ ऑफ द पुअर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने फूड डोनेशन जो मोस्ट प्रॉब्ली करते हैं लोग, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रिलीफ टू द ऑफ द पुअर। तो ये सारे मैंने दिखा दे जो मोस्ट प्रॉब्ली एक कॉमन क्लासिफिकेशन होता है, लाइक एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, एनवायरमेंट एंड रिलीफ ऑफ द पुअर। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कौन कौन से प्रोजेक्ट में क्या क्या क्लासिफिकेशन आएगा। तो अब हम इसके आगे चलते हैं, हमें क्या करना है। सबसे पहले ये जो हमारा इंसर्ट हुआ है डिटेल्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, ये ITR 7 में अभी इंक्लूड हुआ है, जो बिल्कुल डिफरेंट टाइप से है, तो वो आप समझ लो कि कैसे करना है आपको, राइट। यहाँ पे है सेक्शन, आप देख सकते हैं ये होएगा नहीं, सेक्शन अंडर विच रजिस्टर्ड, प्रोविजनली रजिस्टर्ड, किस सेक्शन के अंडर में ये रजिस्टर्ड हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपका 12A के अंडर में हुआ है तो आपको 12A, राइट। 2 ही चीजें मोस्ट प्रॉब्ली होती है, 12A एंड ATG। तो 12A का ये हो गया, और ATG में आपने सेलेक्ट करना है अदर देन द अबव 2B 2A 4th। ये ATG में आपको 3 टाइप्स का दिखेगा, ATG में आपको 3 टाइप से दिखेगा, जिसमें ATG 2B, ATG 2 4th एंड अदर देन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपने सेलेक्ट करना है अदर देन फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप चैरिटेबल एंड रिलीजियस प्रोसेस में हैं, राइट। लाइक कोई NGOs है जो एजुकेशन पे वर्क कर रही है, इन सारी चीजों पे वर्क कर रही है, तो ओके। तो एंड रही बात ATG 2B, तो उसके लिए आपको ऊपर आई बटन आ रहा है, वहां से आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं ATG 2B क्या होता है। ATG 2A 4th अभी हमने डिस्क्राइब नहीं किया है, अगर आपको इंक्वायरी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ATG 2B आइकन में आई बटन पे आ रहा है, आप वहां से वो डिटेल्स चेक कर सकते हैं। रही बात अदर देन फर्स्ट एंड सेकंड, वो आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे सेकंड वाले में, उसके बाद आपने इसमें फर्स्ट वाला क्लेम करना है, ओके। यहाँ अभी नहीं करना, पहले ये सारे डिटेल, डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, ये आप मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट डे ही डालेंगे, 01/04/22,
राइट। अप्रूवल आप डाल सकते हैं, जो भी यहाँ पे अप्रूवल नंबर आएगा। अप्रूवल नंबर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ आता है। आप अप्रूवल नंबर अगर आपके पास 12A प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या ATG प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो उसमें आप देख सकते हैं अप्रूवल नंबर कहाँ आएगा, वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। तो गाइस अभी हमें ये इंडिकेशन पे क्लिक नहीं करना, उसके बाद हमारा है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल अप्रूवल, कौन सा डेट होगा। तो हम फर्स्ट डे डाल देंगे, जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर है, जिस फाइनेंशियल ईयर के हम रिटर्न डाल रहे हैं उसको फर्स्ट डे डाल देंगे, राइट। क्योंकि अगर आप कुछ और डालते हैं तो वो लेगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट डे से एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है अप्रूवल नोटिफिकेशन यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, URN नंबर। तो URN नंबर आपको कहां से मिलेगा, जो आपको 12A का प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला होगा या फिर ATG का फॉर्म 10AC उसमें 5th नंबर पे आ रहा होगा URN, दैट इज यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपने लिखना है। और वो किस फॉर्मेट में होगा वो मैं आपको दिखा दूँ। ये रहा यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, ऐसे ही करके कुछ आएगा, ये नहीं लिखा होगा, ये मैंने आपके लिए लिखा है। और यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ ऐसा होगा, 5 अल्फाबेट 4 न्यूमेरिक एंड 2 अल्फाबेट अगेन एंड 5 न्यूमेरिक अगेन। तो हम इसे एज इट इज कॉपी कर लेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट है अप्रूविंग रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी। कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है किस अथॉरिटी में हम क्या क्या डालें, इसमें कितनी डिटेल्स डालें। तो आपने कुछ नहीं डालना, सिंपल डालना प्रिंसिपल कमिश्नर, दैट्स इट। यही वो अथॉरिटी है जो हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। तो आपने सिंपल लिखना है, राइट, प्रिंसिपल कमिश्नर। यहाँ पे अगेन सेम आ रहा है, डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल इज इफेक्टिव, सेम फर्स्ट डे। तो आपने यहाँ से इसे कॉपी करना है और इसे पेस्ट कर देना है, इसे डबल क्लिक करना है, देन पेस्ट। एंड अगेन फिर ATG में भी आपने वही सेम चीज करनी है। और मैं इसे सेम एज इट इज लिख देता हूँ, बट आपके लिए कुछ चेंज होगा तो यहाँ से मैं 2 3 कर देता हूँ, 1 2 1 1 2। ओके, प्रिंसिपल कमिश्नर सेम अथॉरिटी होती है, सेम वही की फर्स्ट डे से अप्लाई है, राइट। तो ये हमने ये डिटेल्स भर दी जो भी रजिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट है हमारा डिटेल्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्रूवल अंडर एनी अदर लॉ अदर देन इनकम टैक्स। अदर देन इनकम टैक्स में क्या क्या आता है वो मैं दिखा दूं। FCRA, दर्पण पोर्टल, SEBI, IFSC, एनी अदर लॉ। तो इसमें आपने अगर आपके पास FCRA है तो वो आप उसकी डिटेल डाल सकते हैं, राइट। दर्पण पोर्टल है तो दर्पण पोर्टल पे भी डिटेल डाल सकते हैं, बट यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि दर्पण पोर्टल आपके पास ऑलरेडी होगा। अगर आपके पास 12A और ATG है तो दर्पण ID ऑब्वियसली है, क्योंकि बिना दर्पण ID के आप 12A एंड ATG अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ दर्पण पोर्टल की डालने की जरूरत नहीं है जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। और FCRA अगर है आपके पास तो उसकी डिटेल डालें, जिनकी मैं डिटेल डाल रहा हूँ उनके पास नहीं है FCRA। तो यहाँ मैं इसे ब्लैंक छोड़ दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। आगे बढ़ते तो यहाँ फाइल अंडर सेक्शन, राइट। तो यहाँ पे आ रहा है रिटर्न, सबसे पहले यहाँ आ रहा है आपका फाइल अंडर सेक्शन, किस सेक्शन के अंडर ये रिटर्न फाइल हो रही है। तो 139 बिफोर ड्यू डेट से पहले अगर फाइल कर रहे हैं, 139(1) है बिफोर ड्यू डेट अगर आप फाइल कर रहे हैं, 139(4) है जो आफ्टर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं, 139(5) है जो रिवाइज रिटर्न है, बाकी इसके बाद 92CD है, 192B है, राइट। तो ये सारी डिटेल ऑलरेडी दिखा रहे हैं। 119(2B) जो है कोऑर्डिनेशन ऑफ डिले की है, 92CD है मॉडिफिकेशन ऑफ रिटर्न की है। तो अभी हम 139(1) लेंगे और ऑनर बिफोर ड्यू डेट करेंगे। अब ये पूछ रहे हैं रिटर्न फर्निश अंडर सेक्शन, किस सेक्शन में फर्निश होती है। तो 139(4)(a) के अंडर में, राइट। नेक्स्ट है, इसकी डिटेल अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में लिखेंगे, हम आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड कर देंगे कि यहाँ पे 4A क्यों है। ओके, प्लीज स्पेसिफाई द सेक्शन विच अंडर विच एग्जेम्पशन इज क्लेम्ड। तो ये आपका सेक्शन 11 होगा, बाय डिफॉल्ट आ रहा होगा। जैसे ही आप 139(4)(a) लेंगे, अगर हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही आप सेक्शन 11 सेलेक्ट करेंगे आपका एक्सेल का डेटा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जहां भी कुछ एडिशन होने वाला होगा सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग, वो एक्सेल का डेटा जूम इन जूम आउट करके जो भी है वो अपडेट होता हुआ दिखेगा, वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ओके, अब अगर हम यहाँ पे 139(4) भी लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन चेंज हो जाते हैं। तो राइट, हमने इसलिए लिया 139(4)(a) क्योंकि हमारा जो एग्जेम्पशन है वो सेक्शन 11 में आता है। तो सेक्शन 11 हमेशा 139(4)(a) के अगेंस्ट में ही आता है। ओके, तो ये हमने ले लिया। यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। आपने देखा अभी स्क्रीन पे बाय डिफॉल्ट सेक्शन 11 सेलेक्ट करते ही कैसे सारी चीजें चेंज होगी। ये आपको चारों डिटेल नहीं डालनी है जैसे ही आपने सेक्शन 11 लिया। नेक्स्ट है रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस में आपने रेजिडेंट लिख देना है, राइट। वेदर एनी इनकम इंक्लूडेड टोटल इनकम, यहाँ पे आपने 90 नो करना है। वेदर रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव SSC, नहीं, राइट। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो उसके लिए है ये।
उनकी डिटेल है, कैपेसिटी, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आधार नंबर, यहाँ मैंने नो कर दिया ऑलरेडी। वेदर यू आर अ पार्टनर इन अ फर्म, अगर आप किसी फर्म में पार्टनर है, नो, आपने यहाँ नो करना है। अगर हैं तो येस करके आप उसका पैन नंबर वगैरह लिखने हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये रहा पैन नंबर वाला था जो मैंने भरा था। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, वेदर यू हैड अनलिस्टेड सिक्योर इक्विटी शेयर एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपने कोई अनलिस्टेड शेयर इक्विटी होल्ड किया है अगर, तो वो येस करके आपने उसकी पूरी डिटेल लिखनी, किस कंपनी का किया है आपने, उसका पैन नंबर, कितना शेयर किया है। यहाँ नो कर दिया मैंने क्योंकि कुछ भी नहीं किया। वेदर द एनी ऑफ द प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूशन रन बाय यू ऑन द चैरिटेबल पर्पस एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर प्रोजेक्ट फॉर जनरल यूटिलिटी, अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट एडवांसमेंट ऑफ द एनी अदर ऑब्जेक्ट फॉर जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए किया गया है तो आपने यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज यहाँ नो करना है। और जब आप यस करोगे तो यहाँ पे आएगा वेदर देयर इज एनी एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ ट्रेड कॉमर्स। सेक्शन 215 ये कहता है कि आप जो भी एक्टिविटीज है ट्रेड कॉमर्स एंड बिजनेस के रेफर में नहीं कर सकते, राइट। तो पहले जब भी हमारा 12वें ADG रजिस्ट्रेशन होता था, अभी तो प्रोविजनल मिल रहा है, तो पहले हमारा जब ज्यादा टाइम लगता था, 6-6 महीने लग जाते थे, तो उस टाइम हमें एक एफिडेविट देना पड़ता था कि हम सेक्शन 215 में कोई एक्टिविटीज नहीं करेंगे 215 में, राइट। तो ऐसा अभी तो नहीं लेना पड़ता, हमें कोई एफिडेविट नहीं देना पड़ता है सच। तो यहाँ मैंने इसे नो कर दिया, कोई एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है, इसलिए हमने यहाँ पे नो कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, इज देयर एनी चेंजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्टिविटीज ड्यूरिंग द ईयर ऑन द बेसिस ऑफ द वेयर व्हिच अप्रूवल प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन वाज ग्रांटेड। ये बता रहा है कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट चेंज किया है, रजिस्ट्रेशन जो आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने जो ऑब्जेक्ट लिखा था उसके बाद अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट चेंज किया है, क्योंकि रूल्स ये कहता है कि अगर आपके पास प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया है तो आपने जो ऑब्जेक्ट उसमें लिखा था उसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट ऐड नहीं कर सकते। सपोज अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं तो आपको इंटीमेशन देनी पड़ती है प्रिंसिपल कमिश्नर को कि हमने ये चेंजेस कर दिए हैं, राइट। अगर आपने कोई बैंक अकाउंट भी चेंज करा है वो भी इंटीमेशन देनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर आपने कुछ चेंजेस करे हैं ऑब्जेक्ट में तो यस करके आपको पूरी डिटेल लिखने हैं आपने, हमने कुछ भी नहीं किया तो इसे नो कर दें। नेक्स्ट है वेदर लाइबल ऑफ अ टैक्स ऑफ मिनिमम मार्जिनल 164 में अगर आप लाइबल है, हम नहीं है इसलिए हमने नो कर दिया। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इतनी डिटेल में नहीं बताई जा सकती, बट अगर फिर भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपकी इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुंचाएंगे और वो जो भी टीम है जिससे रिलेट करते हैं वो डिटेल्स उससे कंसर्न करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट इज दिस योर फर्स्ट रिटर्न, ये थोड़ा सा है जिसमें आपको ये और नो जरूर करना है। लाइक आपका जो रिटर्न है फर्स्ट है रिटर्न, आप पहला रिटर्न है, आपकी कंपनी अभी लास्ट ईयर बनी है और आप लास्ट ईयर के पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने येस करना है। बट ये जो मैं फिल कर रहा हूँ इसमें नो, क्योंकि इनके ऑलरेडी पुराने रिटर्न है। तो ये हो गया पर्सनल इंफॉर्मेशन जो मैंने PI में ऑलरेडी डाल दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑडिट सेक्शन में कि ऑडिट सेक्शन में हमें क्या क्या करना है, राइट। तो गाइस ये रहा हमारा ऑडिट का वर्कशीट जिसमें हमें सबसे पहले ऑडिट इन्फॉर्मेशन की डिटेल डालनी है। तो सबसे पहले पूछा गया आर यू लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट, इफ यस देन फर्निश फॉलोइंग इन्फो। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज अगर आप ये सारी चीजें फिल कर लेंगे वापस इसे यस करेंगे तो ये सारी डिटेल डिलीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसे यस करो एंड देन नेक्स्ट सेक्शन अंडर विच यू आर लायबल टू ऑडिट, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये आएगा आपका 12A1B, राइट। अदर सेक्शन कुछ नहीं, वेदर द अकाउंट हैज बीन ऑडिटेड बाय एन अकाउंटेंट, यस। डेट ऑफ ऑडिट में आप डालेंगे यहाँ पे जिस डेट को आपकी ऑडिट हुई है। तो चलिए अब भी हम कुछ भी डेट डाल देते हैं, 5 अगस्त 2022 ये ऑडिट हुई है। एंड नेम ऑफ द ऑडिटर, साइनिंग ऑफ द रिपोर्ट। ऑडिटर्स 2 टाइप्स के होते हैं, राइट। एक ऑडिटर फॉर्म होती है, एक ऑडिटर इंडिविजुअल होते हैं। अगर ऑडिटर फॉर्म है तो यहाँ पे जो आपके जिन्होंने साइन करा है आपके बैलेंस शीट में उनका नाम आएगा, ना कि फर्म का नेम आएगा। और अगर आपके ऑडिटर इंडिविजुअल है तो ये दोनों जगह A और C दोनों जगह सेम नेम आएंगे, क्योंकि वो इंडिविजुअल है इसलिए दोनों जगह सेम नेम आएंगे, राइट। तो नेम ऑफ द ऑडिटर यहाँ पे अगर हम मानते हैं, अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो मैं फिल कर रहा हूँ ये ऑडिटर फॉर्म है जिससे हमने ऑडिट करवाया है, राइट। तो हमने यहाँ पे
राहुल डाल दिया, राइट, जिन्होंने इसको साइन किया है। नेक्स्ट डालते हैं मेंबरशिप। मेंबरशिप आप कुछ भी डाल सकते हैं, 5 डिजिट तक का होता है। नेम ऑफ द ऑडिटर फॉर्म, अब यहाँ से मैंने आपको पहले बताया कि ऑडिटर आपकी फर्म है ना कि प्रोप्राइटर है, तो यहाँ पे एंड कंपनी करके या जो भी एंड एसोसिएट एंड कंपनी, तो यहाँ हम डाल देते ABC एंड एसोसिएट्स। परमानेंट नंबर, अगर आपका ऑडिटर फॉर्म है जिससे आपने ऑडिट करवाया तो परमानेंट नंबर में 4th अल्फाबेट F आएगा, तो हम कुछ भी ले लेते हैं ATCFH, 5 अल्फाबेट देन 4 न्यूमेरिक देन 1 अल्फाबेट अगेन। ये मैंने कुछ भी डाल दिया। आधार कार्ड नंबर 12 डिजिट का होता है, तो ये मैंने डाल दिया, राइट, ये मैंने कुछ भी डाल दिया है आपको दिखाने के लिए। अब डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में आपने डालना है, यहाँ पे आप डाल दोगे, और डेट ऑफ फर्निशिंग ऑडिट रिपोर्ट इसमें आप, तो यहाँ मैंने कुछ चेंज करके दिखाया है जिससे आपको ये दिखे। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि फर्निशिंग ऑडिट रिपोर्ट कैन नॉट बी बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट डेट, राइट, इससे पहले नहीं हो सकती, कैन नॉट बी ऑडिट रिपोर्ट डेट। तो आपको इसको करना है एंड देन इसको करना है ये आपकी ऑडिट है 23 जुलाई की, और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और फर्निशिंग ऑडिट रिपोर्ट 5 अगस्त की, राइट। अब कोई पॉपअप नहीं आ रहा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं लाइबल टू ऑडिट अंडर एनी एक्ट अदर देन इनकम टैक्स, तो वो आपने डालना है यहाँ पे, अगर और कुछ होता है तो, लाइक ये सारे हैं, बैंकिंग रेगुलेशन, सेंट्रल एक्साइज, बहुत सारे हैं। अगर वो आप पे अप्लाई होता है तो यहाँ पे यस करें, अदरवाइज यही तुरंत नो कर दें, क्योंकि जितने भी ग्रीन सेक्शन है आपको उसे फिल करना ही करना है। अब हम आते हैं यहाँ पे डेट ऑफ ऑथर, तो यहाँ मोस्ट प्रॉब्ली आपको A एंड D आप इसे फिल कर सकते हैं, तो मैं ऐसे ही कुछ फिल कर देता हूँ। फर्स्ट राहुल, दूसरा रोहित, रिलेशन एक को प्रेसिडेंट बना देते हैं और एक को ट्रेजरर। परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग ऐसा कुछ नहीं होता सोसाइटी में, अगर डायरेक्टर है तो इसमें 50%, 50% या 30%, 70%, 60%, 40%, राइट। वेदर रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यस, रेजिडेंट ऑफ इंडिया यस कर दिया हमने। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इसकी जरूरत नहीं है, आईडी कार्ड, आईडी कोड की जरूरत नहीं है अगर कोई पर्सनल है, यहाँ पे कुछ भी डाल दो। मोबाइल नंबर आप कुछ भी डाल दो, ईमेल एड्रेस आप कुछ भी डाल दो, सेम ईमेल आईडी लिखे कंट्रोल D करो आप। ये हो गया अपने फर्स्ट डेटा डाल दिया, डिटेल ऑफ ऑथर फाउंडर। अब सेम डिटेल, यही वाली डिटेल वापस आप D में डालो। B जरूरत नहीं है, इफ इन केस ऑफ द एबव इज नॉन इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल नहीं है, मतलब कोई ऐसा है जो इंडिविजुअल ओनर नहीं है, नॉन इंडिविजुअल है, तो उनकी डिटेल डालनी है। C है आपका नेम ऑफ द पर्सन हु हैव सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन इन द टर्म्स ऑफ 13(3)(b), इसकी भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ भी कुछ नहीं डालना। नेक्स्ट है नेम रिलेटिव ऑथर फाउंडर मैनेजर सब्सटेंशियल, तो ये आपने वही सेम चीज डालनी है जो ऊपर डाला था आपने, बट डिटेल यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है। यहीं से आप कॉपी कर सकते हैं इसको, बट इसे डबल क्लिक करके कॉपी करें, अदरवाइज ये देगा नहीं, डबल क्लिक करके पेस्ट भी करना। पैन नंबर आपने कुछ भी डाल देना है, जो भी है सेम एज इट इज डालते हैं इसको आपको समझाने के लिए, बस ऐसे ही। सेम आधार नंबर आपने कुछ भी डाल दो, एनरोलमेंट आईडी जरूरत नहीं है, आधार नंबर आपने डाल दिया, तो ये हो गया आपका ऑडिट का सेक्शन फिल हो चुका। तो अभी हम चलेंगे शेड्यूल आई। शेड्यूल आई में आप देख सकते हैं, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा, डिटेल्स ऑफ अमाउंट एक्यूमुलेटेड सेट अपार्ट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 11, तो इसकी जरूरत नहीं है आपको, इसे नेक्स्ट बढ़ जाना है, कुछ नहीं करना है इसमें। शेड्यूल डिटेल ऑफ द डीम्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम अंडर क्लॉज 2 एक्सप्लेनेशन 1 टू सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 11, तो यहाँ पे भी एज सच डिटेल्स कुछ नहीं डालनी है शेड्यूल डी में। नेक्स्ट अब हम चलते हैं शेड्यूल जे, यहाँ भी वही सेम चीज, स्टेटमेंट ऑफ शोइंग फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द लास्ट ईयर, अगर कोई फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट कोई आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो वो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी जो लास्ट डे में है पिछले साल में। नेक्स्ट चलते हैं अब हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें आप सारी डिटेल्स डालनी है चेक एक एक करके, राइट, बट इसमें एक चीज ध्यान रखना है, ये जो आपका है टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स एंड सोर्सेज ऑफ फंड, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड एंड सोर्सेज ऑफ फंड 1G + 2C + 3 एंड हियर 1 + 2 + 3 + 4, ये दोनों बराबर होने चाहिए, जब भी आप इसे आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइस अभी हम बैलेंस शीट में एक एक करके डिटेल भरेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी हम इस फॉर्म को फिल करेंगे तो इस फॉर्म को फिल करने से पहले हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखते हैं। तो मैंने बैलेंस शीट एंड P&L या इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑलरेडी प्रिंट आउट निकाल लिया और उससे एक एक करके मैं डेटा ये डालता रहूंगा। तो मैं डेटा डालने स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कॉर्पस आउट ऑफ डोनेशन, यहाँ कुछ भी नहीं है एज सच यहाँ भी कुछ भी नहीं है, तो इसे 0 कर देंगे। अब यहाँ पे आ गया एनी अदर रिजर्व, तो एनी अदर रिजर्व में आपके बैलेंस शीट में वो डिटेल्स दिख रही होगी, तो पहले आप पुराने डिटेल्स डाल लें। तो मैं एक एक करके पहले पुराने डिटेल्स डाल देता हूँ। ये तो नई डिटेल है बट फिर भी अब मैं लाइन से एक एक करके डालना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमें ऐड करना है, कितने ऐड करने हैं, 2 ऐड करना है।
ये आपको सब कुछ लिखने से ही पता चल रहा होगा ये डेटा कहाँ से आएगा, राइट। तो जनरल फंड 2021 में जितना भी पड़ा था वो मैंने डाल दिया यहाँ पे। ट्रांसफर फ्रॉम इनकम टू जनरल फंड 21-22 करंट ईयर का हमने जो भी ट्रांसफ़र किया है, ये हम एक जनरल रिजर्व रखते हैं जिसमें हम ट्रांसफ़र करते रहते हैं, तो ज़रूरत होती है तो हम इसे निकालते हैं। ये हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है ट्रांसफ़र का, जनरल फंड से ट्रांसफ़र करने के बाद टोटल प्रॉफिट ये होगा। इसमें से हमने ट्रांसफ़र कर दिया है जनरल फंड में करंट ईयर में। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें, या फिर आप कमेंट में लिख सकते हैं, नो डाउट आगे हम सही करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे। ओपनिंग इनकम, पिछले साल की बैलेंस शीट में इनकम जो आ रही है वो ओपनिंग होगी। अभी कॉर्पस फंड में कितना पड़ा हुआ है वो डालना है। तो ये आ गया आपका टोटल फंड 135,747। सिक्योर्ड लोन आपका कुछ है तो डालो, अदरवाइज जीरो। अनसिक्योर्ड एडवांस अगर आपने कुछ दिया है या लिया है, सॉरी अभी लाइबिलिटीज है तो लिया है तो यहाँ डालना। सोर्सेज ऑफ फंड्स में आपने आ गया 135,747। अब सेम एज इट इज यहाँ भी वही आना चाहिए, सभी बराबर होगा आपका। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। फिक्स एसेट्स ब्लॉक क्या होगा, सबसे पहले ये ग्रॉस फिक्स एसेट्स। ग्रॉस फिक्स एसेट्स का मतलब विदाउट डेप्रिसिएशन। तो विदाउट डेप्रिसिएशन में जो भी आप पे बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, बड़े आराम से आप देख सकते हो वहाँ पे, ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा 5012। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। इन्वेस्टमेंट केप्ट इन मोड्स, इन्वेस्टमेंट अगर कहीं आपने रखा है तो, अदरवाइज नो। इन्वेंट्री है नहीं है, डेटर्स है नहीं है। बैलेंस विद बैंक, बैंक के साथ क्या बैलेंस है, बैंक में क्लोजिंग बैलेंस क्या है 31 मार्च 2022 की। कैश बैलेंस क्या है, कैश बुक से देख सकते हैं, राइट। अदर्स कोई अगर आपके पास बैलेंस पड़े हुए हैं तो वो भी डालना है, अदरवाइज ये कुछ नहीं है। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स कुछ है तो डालना है, अदरवाइज जीरो। नेक्स्ट आते हैं लोन एंड एडवांसेस, कुछ है तो डालना है, अदरवाइज जीरो। क्रेडिटर्स हैं नहीं है। अदर पेबल, अदर पेबल में आपके ऑडिट फीस हो सकती है, अकाउंट फाइनलाइजेशन फीस हो सकती है, तो जितनी भी फीस बाद में लगती है, क्या कहते हैं, फाइनलाइजेशन के टाइम जो फीस लगती है वो पेबल्स होती है, तो वो उसको हम टोटल करके यहाँ पे डाल देंगे। तो मैंने ये यहाँ डाल दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं 135,747, 135,747। तो ऐसे आप टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स एंड टोटल फंड्स, सोर्सेज ऑफ फंड्स, ये दोनों मैच करनी चाहिए आपकी बैलेंस शीट में, जब भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप इसे वैलिडेट करके चेक कर सकते हैं। ओके, और अगर हमने 1 रुपया भी कम कर दिए, लाइक मैं एक बार करके आपको दिखाता हूँ क्या दिक्कत आएगी। यहाँ मैंने 1 रुपया एक्सेस कर दिया, राइट। अब मैं इसे वैलिडेट करता हूँ तो अभी दिखाएगा टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड मस्ट बी इक्वल ऑफ द टू सोर्सेज ऑफ द फंड्स इन शेड्यूल बेस। तो आपने वही जो मैंने पहले ही बताया था आपको, वैसे ही ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट बिल्कुल मैच रहनी चाहिए। अभी हम वापस वैलिडेट करेंगे। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं शेड्यूल एलए, नो एनएफ सिस्टम। शेड्यूल एलए में चलते हैं अब हम, यहाँ वैलिडेट कर दिया हमने एलए। शेड्यूल एलए होता है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो एज सच वो है नहीं, तो हम इसे नेक्स्ट कर देंगे स्किप करके। ईटी होता है इलेक्टोरल ट्रस्ट के लिए, वो भी नहीं है, तो हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। शेड्यूल वीसी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है, तो एज सच अगर आपका कोई वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस है तो आप इसे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट कर सकते हैं इसे। ओके, मैं चेक कर लूँ कुछ है हमारे पास वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। नहीं, हमारा एज सच कोई वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, राइट। तो हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। एआई का मतलब एग्रीगेट्स इनकम। तो एआई में हमें क्या डालना है वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट ऑफ मेन ऑब्जेक्ट, आपके मेन ऑब्जेक्ट के लिए आपको जो भी अमाउंट रिसिप्ट हुई है वो डालना है। तो ये मैं यहाँ से इसे डाल देता हूँ, बाकी सबको मैं जीरो कर दूंगा अगर कुछ नहीं हुआ है तो। अब यहाँ पे हमने एनी अदर इनकम में अगर कोई अदर इनकम है जो हमने लिया है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। सब्सक्रिप्शन यानी कि अगर हमारे जो गवर्निंग बॉडी या अदर देन मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के अलावा कोई मेंबर्स है जो हमें फीस दे रहे हैं मंथली, तो वो डिटेल्स यहाँ डालनी है टोटल करके। ये होंगे टोटल, इसे हम वैलिडेट करेंगे एंड ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं शेड्यूल ईआर। Amount applied for the stated sub-object of the trust institution, all sources E1 to E7, revenue account for the SSC claiming under section 11। तो ER में हमें क्या डालना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ER में आता है एक्सपेंसेस, जो भी अंडर सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग जिसने एग्जामिशन लिया और उसमें उन्होंने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं वो उसकी डिटेल डाल। तो अगर आपने रेंट दिया है तो यहाँ पे रेंट डालेंगे, यहाँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय मतलब कंपनसेशन टू एम्प्लॉय मतलब सैलरीज ही मान सकते हैं आप इसे। इंश्योरेंस, वर्कमैन स्टाफ वेलफेयर, एंटरटेनमेंट, एडवर्टीजमेंट्स, प्रोफेशनल फीस, कंसल्टेंसी फीस, अगर आपने कोई कंसल्टेंसी फीस करी तो वो यहाँ डाल देंगे। कन्वेंस एंड लीगल एंड
ये हमने पूरा प्रोजेक्ट के साथ एज इट इज डाला है, इसलिए यहाँ पे ये पूरी डिटेल नहीं आ रही क्योंकि प्रोजेक्ट वाइज हमने खर्चे बना दिए। इंटरेस्ट, ऑडिट फीस, यहाँ पे आपने ऑडिट फीस डाल देनी है। अब एनी अदर इनकम में आना है, यहाँ पे आपने बैंक चार्जेज, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, तो ये तीनों चीज़ें डाल देनी है आपने। तो ये हमने डाल दिया। डोनेशन ऑफ ट्रस्ट रजिस्टर, डोनेशन टू ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड, अगर आपने किसी को डोनेशन दे दिया जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन है 12A भी अप्रूव्ड है, नहीं दिया हमने किसी इंस्टीट्यूशन को। रिलीजियस पर्पस के लिए कुछ एक्सपेंसेस किए, नहीं किया हमने। अब नेक्स्ट आता है रिलीफ टू द पुअर। तो रिलीफ टू द पुअर के लिए अगर आपके 2-3 प्रोजेक्ट मिला के ऐसा कुछ होता है जो रिलीफ ऑफ द पुअर के लिए, तो वो दोनों तीनों प्रोजेक्ट आप इसमें मिलाकर लिख सकते हैं। आप इतनी टेंशन नहीं लेनी है आपने कि यहाँ पे हम कैसे प्रोजेक्ट को डिफाइन करें। आप बैलेंस शीट अटैच करोगे 10B या कुछ भी ऑडिट रिपोर्ट में, तो वहाँ पे वो सारी डिटेल्स होगी कि प्रोजेक्ट वाइज क्या क्या खर्चे हुए। तो आप यहाँ पे एक साथ मर्ज करके लिख सकते हैं रिलीफ ऑफ द पुअर में जो भी आता है। तो यहाँ मैं मर्ज करके लिख देता हूँ। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन। तो एजुकेशन में आपका क्या एक्सपेंस हुआ है। नेक्स्ट है योगा, नेक्स्ट है मेडिकल रिलीफ एंड देन नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। तो ये सारे प्रोजेक्ट वाइज हैं, तो ये हो गए टोटल। बाकी जगह पे आपने यहाँ पे 0, ये सच कुछ ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने इसे 0 कर। अभी हम यहाँ पे शेड्यूल ER में जितने भी एक्सपेंसेस है मैंने सब डाल दिए ओवरऑल। प्रोजेक्ट वाइज ये आ गया इसलिए यहाँ पे ये पूरी डिटेल्स नहीं आ रही है। अभी हम नेक्स्ट पर चलेंगे, एक बार इसे वैलिडेट कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं EC, applied for the charitable and religious purposes India state object of trust insurance during the capital account। आपने अगर कोई EC होता है कैपिटल अकाउंट में, आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो वो इसकी डिटेल यहाँ डलेगी। आपने यहाँ कुछ नहीं करना, नेक्स्ट कर देना, 0 लिखने की जरूरत नहीं। ये भी इवन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द अवेलेबल फॉर द SSC क्लेमिंग अंडर सेक्शन, जो भी इस सेक्शन में क्लेम एग्जामिशन कर रहे हैं उनके लिए है ये हमारे लिए है ही नहीं, तो हम नेक्स्ट चलेंगे। ये भी हमारे लिए नहीं है, यहाँ पे ग्रीन नहीं आ रहा है, नेक्स्ट चलेंगे। ये भी हमारे लिए नहीं है। जैसे ही ये ग्रे कलर आएगा तो ये इस पे हम कुछ भी फिल नहीं कर सकते, देख सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे HP, डिटेल ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर कोई NGO सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी के कोई हाउस प्रॉपर्टी है और उससे कोई इनकम आ रही है तो वो डिटेल आपने यहाँ लिखनी है। पहले उस प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल लिखनी है, फिर देन उसकी इनकम लिखनी है, ऑनर का नेम लिखना है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है, राइट। तो वो एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक इनकम और ऐड हो जाती है। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो हम नेक्स्ट चलेंगे। OS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में भी बहुत टाइप के सोर्सेज आते हैं। सेविंग बैंक में अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो वो आपने डालना है यहाँ पे। डिपॉजिट, इनकम टैक्स रिफंड आया है तो वो आपने डालना है। ये सारी चीजें अदर इनकम जो भी यहाँ पे शो हो रही है वो डालना है आपने। नहीं है ऐसा कुछ ऐसा, तो हम नेक्स्ट चलेंगे CG, कैपिटल गेन। ये शेड्यूल है, शेड्यूल CG कैपिटल गेन। एंड कैपिटल गेन 2 टाइप्स के होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो दोनों डिटेल्स आपको दिख रही है यहाँ पे, कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ऊपर ही है, ये रहा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ भी ऐसा हमारे पास कोई डिटेल नहीं है। नेक्स्ट शेड्यूल में चलेंगे हम। नेक्स्ट शेड्यूल है OA, जनरल अकाउंट। तो जनरल में ये बाय डिफॉल्ट, ये जब आपने प्रीफिल किया था, इंपोर्ट प्रीफिल किया था, तो ये बाय डिफॉल्ट सारी चीजें फिल हो गई थी, तो आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने देखा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी आ रहा है, तो इसको चेंज कर देना है आपने। जो भी आपकी सोसाइटी के अंदर आते हैं यहाँ ये डाल सकते हैं, अदरवाइज इसमें से जो भी आपकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग आ रहा है वो उसे आप डाल सकते हैं। डू यू हैव एनी अदर इनकम अंडर द हेड ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसे नो करना है। देन इसे नंबर ऑफ ब्रांचेस 0, इसे वैलिडेट करना है, ओके राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखना। अगर आपके पास कोई अदर इनकम है हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, देन यहाँ पे यस करना है, उनका सब सेक्टर डालना है और ट्रेड नेम डालना। नेक्स्ट चलते हैं हम शेड्यूल BP। अगर आपका कोई बिजनेस प्रोफेशन से कोई इनकम है तो, या NGO कोई बिजनेस कर रही है उससे कोई इनकम आ रहा है तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। ये सारी डिटेल बाय डिफॉल्ट आएगी और बाकी डिटेल्स हमें खुद डालनी है, ये भी नहीं अप्लाई होता है हमारे पे। CYLA, डिटेल्स फ्रॉम द इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस। तो हमें लॉसेस कितने साल तक फॉरवर्ड होता है ये आपको नई वीडियोस में मैं बता दूंगा कि हम लॉसेस को कितने साल तक फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट लिख सकते हैं। ये भी ऐसे लॉसेस नहीं था हमारे पिछले ईयर और ना ही करंट ईयर है। अगर हमारा पिछले साल लॉस होता और करंट ईयर पिछले साल इनकम होता हमारा और इस साल लॉस होता तो हम एडजस्ट कर देते और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाता। नेक्स्ट चलते हैं, पास थ्रू इनकम डिटेल्स
चार्जेस ऑन द ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फंड। इन्वेस्टमेंट फंड से अगर कोई इनकम है तो वो यहाँ पे डालेंगे पीटीआई में। एसआई नेक्स्ट है, इनकम चार्जेबल एट द टैक्स ऑफ स्पेशल रेट। कुछ स्पेशल रेट पे इनकम चार्जेबल है, वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीजें हैं, राइट। ये भी नहीं है हमारा, ऐसा कोई इनकम नहीं है ऐसे। इनकम अंडर सेक्शन 115D, इस टाइप के अगर इनकम है आपके पास इस सेक्शन में तो वो आपको डालनी है, ये भी नहीं है हमारी। एफएसआई, डिटेल्स ऑफ द इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड टैक्स रिलीफ, आउटसाइड, राइट, और कोई टैक्स रिलीफ मिला है तो वो आपने इसकी डिटेल डालनी है। नेक्स्ट है टीआर, डिटेल्स ऑफ द टैक्स रिलीफ क्लेम फॉर टैक्स पेड आउटसाइड। अगर आपने आउटसाइड ऑफ इंडिया कोई टैक्स पे किया है और आपको उसका रिलीफ मिला है गवर्नमेंट से यहाँ पे, तो उसकी डिटेल डालनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम एफए, डिटेल्स ऑफ द फॉरेन एसेट्स इनकम फ्रॉम एनी सोर्सेज आउटसाइड ऑफ इंडिया। अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया से कोई फॉरेन एसेट्स है वहां पे, या आउटसाइड इंडिया से आपको कोई इनकम रिसीव हो रही है तो वो आप उसकी डिटेल आपने यहाँ पे डालनी है, कंट्री कोड, ये सारी चीजें। तो ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है तो नहीं डालें। शेयर होल्डिंग ऑफ द अनलिस्टेड कंपनी, किसी अनलिस्टेड कंपनी में आपकी शेयर होल्डिंग है तो उसकी डिटेल डालनी है, नेम ऑफ शेयर होल्डर, ये सारी डिटेल। ये अप्लाई ही नहीं होता क्योंकि ये ग्रीन ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम पीटीआई एंड टीटीआई। तो पीटीआई एंड टीटीआई में बाय डिफॉल्ट आता है ये हमारा इनकम था और ये हमारे एक्सपेंसेस थे। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, ये हमारा इनकम था और ये हमारे एक्सपेंसेस थे। तो इन दोनों को लेस करने के बाद हमारे पास नेट इनकम ये आ गया। उसके बाद भी अगर कुछ सेट ऑफ होता तो वो सेट ऑफ हो जाता बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पे बैंक की डिटेल होगी, आईएफएससी कोड जैसे ही आप डालेंगे या बैंक। ये जो प्रीफिल है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया फर्स्ट पेज पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। प्रीफिल हम इंपोर्ट कैसे करेंगे वो मैंने दिखा दिया था। तो ये हो गया पीटीटीआई। एंड देन नेक्स्ट आईटी, डिटेल्स ऑफ द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। एडवांस टैक्स अगर आपने कोई पे करी तो उसका बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर एंड अमाउंट डालना है। नेक्स्ट चलते हैं हम टीडीएस, अगर आपका कोई टीडीएस कटा हुआ है तो वो यहाँ पे डालना है। यहाँ ये सारी डिटेल्स डालनी है, कौन किस टाइप का टीडीएस कटा है आपका वो डालनी है। फॉर्म 16A और ये 16B एंड C। नेक्स्ट हम चलते हैं टीसीएस, अगर आपका कोई टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, अगर वो भी कोई किसी ने आपका काटा है तो वो अपने उसकी डिटेल यहाँ डालनी है, राइट। तो ऐसे हमारा कुछ नहीं है। वेरिफिकेशन में चलेंगे, वेरिफिकेशन में यहाँ पे जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है जिनके सिग्नेचर ऑलरेडी इनकम टैक्स की साइट पे सोसाइटी के इनकम टैक्स लॉगिन में रजिस्टर्ड है, उनका नेम डालना है यहाँ पे, क्योंकि उनकी ही आईडी से ये साइन होएगा अगर इनके डिजिटल सिग्नेचर सोसाइटी के इनकम टैक्स प्रोफाइल पे अपडेटेड है तभी। तो यहाँ इनका नाम और इनके फादर का नेम यहाँ पे डालना है। आई फॉर द डिक्लेयर एज अ प्रिंसिपल ऑफिसर या डायरेक्टर जो भी है, ये पैन नंबर डालना है उनका, यहाँ पे डेट डालनी है और यहाँ पे प्लेस डालना है, देन वैलिडेट कर देना। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं हमने लास्ट तक जितनी भी सीट थी इसकी सब कुछ फिल कर दिया। वेरिफिकेशन लास्ट सीट होती है वो भी हमने फिल कर दिया। अब हम इसे जाकर फर्स्ट पेज पर या सारे पेजेस को एक एक करके हम वैलिडेट कर सकते हैं। अदरवाइज फर्स्ट पेज पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है तो वहां पे हम पहले वैलिडेट करते हैं जो हमने स्टार्टिंग में नहीं किया। तो अभी हम फर्स्ट पेज पर जाते हैं पीआई पे और इसे हम वैलिडेट करते हैं। जैसे हमने वैलिडेट करा आप देख सकते हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये प्लीज सेलेक्ट। तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम मैंने एक चीज छोड़ दी थी, यहाँ पे इसे क्लिक कर देना। अब आप इसे वैलिडेट करेंगे, इट इज ओके, देन कैलकुलेट टैक्स। जैसे आप इसे कैलकुलेट टैक्स करेंगे जितने भी एरर्स है ना वो आपको दिख जाएंगे अगर कुछ एरर होंगे। अदरवाइज ये बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि कोई एरर नहीं है तो कोई भी पॉपअप नहीं आएगा। जैसे आप कैलकुलेट टैक्स कर लेंगे और अगर कोई भी एरर नहीं आ रहा है उसके बाद आपने करना है जनरेट जेसन। जनरेट जेसन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपने जनरेट जेसन कर दिया है क्लिक। अब आप देख सकते हैं क्लिक करके सारी डिटेल्स आ चुकी है। यहाँ पे आपने इसे सेव जेसन, अब सेव करा आपने, ये सेव बाय डिफॉल्ट उसी जगह जाएगा जहां पे आपका डेटा ऑलरेडी एक्सेल वाला डेटा सेव है, उसी जगह पे उसी फोल्डर में ये जेसन फाइल सेव हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके ये सारा डेटा पब्लिशिंग जेसन हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया जेसन इज सेव दिस वन, प्लीज अपलोड द जेसन इन बिलो लिंक, गो टू द बिलो लिंक। मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये रहा, ये जो मैंने लिंक ओपन किया है यहाँ से किया है। यहाँ पे आपने 22-23 ऑफलाइन एंड देन यहाँ पे ओरिजिनल रिटर्न, यहाँ पे आपने इसे नो करना है, आईटीआर टाइप 7 करना है एंड देन आगे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से इसे अटैच कर देना है। मैंने ऑलरेडी ये रिटर्न फाइल कर दिया बट आपके लिए मैं ये रिटर्न दिखा रहा था कि कैसे फाइल करते हैं, इसलिए मैं इसे फाइल करके नहीं दिखाऊंगा लाइव। आपने कुछ नहीं करना, जैसे ही जेसन फाइल करोगे यहाँ पे अटैच करोगे उसके बाद आपके पास डिजिटल सिग्नेचर के लिए आगे प्रोसेस बढ़ेगा। आपने डिजिटल सिग्नेचर लगाना है और उसे साइन करना है, देन सबमिट कर देना। अगर डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड कोई भी एरर आता है या कोई भी क्वेरीज होती है तो आप आई बटन पे जा सकते हैं इस वीडियो के, वहाँ पे हमने डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज की वीडियोस हमने ऑलरेडी इस चैनल पर डाली है
और आई बटन में हमने उसका लिंक भी दिया है। तो अगर आप डिजिटल सिग्नेचर इसमें लगा रहे हैं जेसन फाइल अपलोड करने के बाद, जैसे डिजिटल सिग्नेचर लगाएंगे, अगर उसमें कुछ एरर आता है, लाइक कुछ एरर ऐसा आता है कि रेड मार्क दिखता है बट एरर नहीं दिखता, उसके लिए भी हमने लगाया है प्रॉपर कि आपको कैसे चेंज करना है, पिन चेंज करना है, उसके बाद डालना है। और सपोज न्यू डीएससी है, पुरानी डीएससी है, कैसी भी है, जो भी एरर है उसके ऑलरेडी हमने आई बटन पे वीडियोस डाल दी है। बट फिर भी अगर उससे भी सॉल्व नहीं होता तो आप कमेंट में लिखें, हम उससे जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में मैंने आपको ITR 7 का स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया है, बट थोड़ा लेंदी नहीं था, ये एक नॉर्मल रिटर्न थी। हमारे पास लेंदी रिटर्न्स भी है जिसमें बहुत सारी डिटेल्स है, बट थोड़ी लंबी हो जाती वीडियो। यही वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी है, बट हम चाह रहे थे कि लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो। बाकी लोगों की भी क्वेरीज एंड रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए हमने जल्दी जल्दी इसे बनाया और आज 16 डेज से पहले ही हमने इसे रिटर्न को डालने की कोशिश करी है। और अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो 4 दिन जिसमें ये रिटर्न आ जाएगी आपको, 18-20 तारीख तक आ जाएगी आपके। तो अभी तक हमने जो भी डिटेल्स आपको बताई है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियोस रेलिवेंट है, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, तो प्लीज़ इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएं, जिससे उनको रिटर्न भरने में कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो ये वीडियो देखकर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट लेना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। जय हिंद।